हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो ओनली किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगी। मींस कितने मोल्स आपने उसमें डाला है, कितना अमाउंट डाला है, ओनली अमाउंट पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे उसमें शुगर ऐड करिए चाहे सोल्ट ऐड करिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेचर क्या है सोल्यूट का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली किससे फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ सोल्यूट कितना डाला है, कि आपने शुगर का अमाउंट ज्यादा डाला है या सोल्ट का अमाउंट ज्यादा डाला है। ठीक है, तो दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आपके लोगों के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are those properties which depends on number of solute particles irrespective of their nature। ये प्रॉपर्टी ओनली किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, हमने समझ लिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। तो बट हमको पता होना चाहिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉ हो गए हैं। हमारे पास हेनरीज लॉ है, राउल्ट्स लॉ है, और थर्ड आ गई हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में, हेनरीज लॉ ना, सेकेंड हमारे पास है राउल्ट्स लॉ, और थर्ड हमारे पास आ गई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जब क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको यूज क्या करना है, हेनरीज लॉ यूज करना है, राउल्ट्स लॉ यूज करना है, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो मैं बताता हूं फंडा क्या है। ठीक है, हेनरीज लॉ में जो सोल्यूट है आपका, वो किस फॉर्म में होगा, वो आपकी गैस फॉर्म में होगा। सोल्यूट किस फॉर्म में होगा, आपकी गैस फॉर्म में होगा। जब भी आपको बोले गैस को इतने प्रेशर पे इतने लिक्विड में डिजोल्व किया, तो क्वेश्चन कहां से सोल्व होगा, आपका हेनरीज लॉ से। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के, राउल्ट्स लॉ में जो मिक्सचर होगा वो किसका होगा, लिक्विड प्लस लिक्विड का होगा। मीन्स सोलवेंट भी लिक्विड होगा और सोल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। इसमें सोल्यूट गैस है, इसमें लिक्विड था। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो सोल्यूट है वो क्या होना चाहिए, आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल समझते हो बच्चों, वेपराइज नहीं होना चाहिए। और क्या चीज वेपराइज नहीं होती नॉर्मली, हमारी सॉलिड। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होगा तब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इफ किसी गैस को किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहा है, सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहा है, तो हम हेनरीज लॉ यूज करेंगे। जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाएगा तब हम राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे। और जब बात आएगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, जब बात आएगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की या सॉलिड सोल्यूट की, तो हम क्या यूज करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्थ हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमको ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करनी है, तो हम वन बाय वन सबकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। इसका मीन्स क्या है, व्हेन वी ऐड ए सॉलिड सोल्यूट और व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये चीज हमने पहले भी स्टडी की, आपको याद होगा। चलो एग्जांपल से समझा देता हूं। ये हमारा मान लो सॉल्वेंट है, ठीक है, और याद रखना मैं हमेशा सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 सपोज करता हूं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सॉल्वेंट होता है, उसके बाद हम उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। तो ये मेरा कंपोनेंट 1 है, जो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और ये प्योर है, तो इसका प्रेशर कितना होगा, बताइए प्रेशर कितना होगा। इसका प्रेशर होगा P1 डॉट, समझे बात को। इसका प्रेशर कितना होगा हमारा P1 डॉट। जब हम इसमें सॉलिड सोल्यूट ऐड कर देंगे, जब हम इसमें क्या कर देंगे, सॉलिड सोल्यूट ऐड कर देंगे 1+2, जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, सॉलिड है, तो इसका प्रेशर कितना हो जाता था, इसका हो जाता P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2, बट P2 डॉट तो 0 होगा, सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं है। तो यहां सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, P1 डॉट x1 के। बात को समझे, यहां प्रेशर कितना आ जाएगा हमारा, P1 डॉट x1। ओके, तो अब ये भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करो क्यों डिक्रीज हो रहा है। तो हमने एक्सप्लेन किया था आपको लास्ट लेक्चर में, याद होगा कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे सरफेस पे, वो सब किसके होंगे, लिक्विड के होंगे। सब एस्केप हो सकते हैं, सब वेपर में चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ में क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स किसके होंगे, हमारे सॉलिड के होंगे, जो एस्केप नहीं हो सकते। वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जब हम लोग सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया। तो चेंज इन प्रेशर देख लेते हैं ना, लोअरिंग इन प्रेशर, डेल्टा P इक्वल टू, ज्यादा कौन सा है, P1 डॉट ना, माइनस फाइनली प्रेशर कितना हो गया, P1 डॉट x1। बात समझे, पहले प्रेशर इतना था, फाइनली कम हो गया, P1 डॉट x1 हो गया, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, P1 डॉट माइनस P1 डॉट x1। ओके, डेल्टा P क्या है, लोअरिंग ना, इतना कम हुआ है हमारा। अब सोल्व करने का ट्राई करते हैं। P1 डॉट कॉमन आ जाएगा यहां से, तो ये हो गया 1 माइनस x1। बच्चों याद आ रहा है 1 माइनस x1 क्या होता है, 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता था हमारे, 1 माइनस x1 इक्वल होता था x2 के, याद है ना। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो 1 माइनस x1 किसके इक्वल हो गया, x2 के, इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा P क्या है, इसके और इसके प्रेशर का डिफरेंस है। इसका प्रेशर कितना है, P1 डॉट, और इसका प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा हमारा, P1 डॉट माइनस PS। बात समझे। अब ये P2 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 डॉट इक्वल टू क्या हो गया हमारा x2। ये क्या था, डेल्टा P ना, डिवाइड बाई P1। डेल्टा P था लोअरिंग, और डेल्टा P डिवाइड बाई P1, ये P1 डॉट के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग। ये चीज क्या है हमारी, ये है हमारी रिलेटिव लोअरिंग। समझे बात को, रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल होती है, डायरेक्टली पूछे तो किसके इक्वल होती है, x2 के। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। 1 हमने सोल्वेंट के लिए सपोज किया, और सेकंड हमेशा किसके लिए सपोज करते हैं हम लोग, सोल्यूट के लिए। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 डॉट इक्वल टू x2। x2 मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको याद है ना, मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। चलो अप्लाई करते हैं, P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 डॉट इक्वल टू x2 क्या होता है, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 ना, यही होता है ना। चलो एक केस की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक केस की, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बच्चों मुझे आप लोग बताओ, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, सोल्यूट कम हो। जब पानी ज्यादा है और हमने थोड़ा सा सोल्ट डाला उसमें, तो वो हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मींस सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट है, 1 है, मतलब N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2।
N1 की अमाउंट N2 से बहुत ज्यादा है, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इक्वल टू N1। अब मैं बोलूं 1 मिलियन में हम लोग 1 रुपीज ऐड कर दे तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन ही तो होगा, समझ लो। 1 करोड़ रुपए में इफ हम लोग 10 रुपए ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो लगभग 1 करोड़ ही रहेगा ना। तो यही सेम केस यहां हो रहा है, क्योंकि N1 की अमाउंट बहुत ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा N2 ऐड भी हो जाएगा तो वो भी अप्रोक्सीमेट कितना ही रहेगा, N1 रहेगा। तो हम N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, N1 पुट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाय P1 डॉट इक्वल टू N2 बाय N1। हम लोग मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। मोर एक्यूरेट ये वाला है हमको पता है, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम हमको जो सॉल्यूशन गिवन होता है वो पहले से ही डाइल्यूट होता है, ठीक है। इफ आपको लगे सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें, और इफ आपको लगे सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। इफ बोल दें कि मान लो हमारे पास 1 kg सोलवेंट में 1 ग्राम सोल्यूट ऐड किया तो ये तो डाइल्यूट ही है, बट इफ ऐसा बोलते 1 kg में 300 ग्राम डिजोल्व किया तब तो वो डाइल्यूट नहीं है ना। तो आप ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सॉल्यूशन क्या गिवन होता है हमको, डाइल्यूट ही गिवन होता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, चलो हम स्टडी करते हैं कैसे इंक्रीज होता होगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट, ओके। अब हमने इसमें क्या कर दिया, अब हमने इसमें ऐड कर दिया हमारा सोल्यूट। सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल, वेपराइज नहीं हो सकता, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सोल्यूट है आपका, ओके। सोलवेंट आपका कैसा है, सोलवेंट आपका लिक्विड है, ओके। तो आपको याद है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था, प्रेशर यहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ हम, आपको याद है ना, प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए बॉइल होने के लिए, 1 atm के, ठीक है, या फिर 1 atm इक्वल टू 1.013 बार, समझ रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। पहले प्रेशर मान लो इतना था, ठीक है, P1 डॉट। अब क्या हुआ, जब सोल्यूट ऐड किया तो प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर कम हो गया तो हमको हीट क्या करना पड़ेगा, हीट ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन लिक्विड सोलवेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलो इसी चीज को हम ग्राफ से स्टडी करते हैं ना। हम प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व बना लेते हैं, और हमने क्लास 11 में बनाया ना प्रेशर और टेम्परेचर के कर्व। हाँ, तो सोचो, फर्स्ट इसके लिए बनाते हैं, सोलवेंट के लिए। जब हम सोलवेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर ज्यादा बनेगी, प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो कर्व कुछ इस टाइप से आएगा, ये कर्व किसका है, हमारा सोलवेंट, ओके, समझ आया, ये हमारा सोलवेंट का कर्व। सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, ये जो सॉल्यूशन है, हमने बताया इसका प्रेशर क्या होगा, सोलवेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सॉल्यूशन के लिए कर्व बनाए तो सॉल्यूशन में भी वही होगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बट सॉल्यूशन का जो प्रेशर है सोलवेंट से कम होना चाहिए। तो ग्राफ इसके नीचे आएगा, ग्राफ आएगा तो सेम ही पैटर्न का, बट सॉल्यूशन का प्रेशर सोलवेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलो ठीक है। अब कर्व की हेल्प से हमने आपको फाइंड करना सिखाया था ना, इफ हमको प्रेशर बताए तो टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सोलवेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये बॉइल कब होंगे, जब इनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये मान लेते हैं ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, एटीएम में बोले तो 1 एटीएम, और एक बार में लिखोगे तो 1.013 बार। जब प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा तो वो चीज क्या होने लगेगी, बॉइल होने लगेगी। तो चेक करते हैं इस पे टेम्परेचर क्या है हमारा।
तो सॉल्वेंट यहां पे इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा और सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। इन दोनों में ज्यादा कौन है? सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे ना, 1 2 3 4। ओके, तो हमने भी तो वही बोला कि जब हम लोग सोल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए मैं इनको टीबी से डिनोट कर देता हूं। और आपको याद होगा मैं प्योर के लिए क्या यूज करता हूं? प्योर के लिए मैं डॉट यूज करता हूं, तो मैं इसको टीबी डॉट से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि सोलवेंट ओनली, सोलवेंट तो प्योर होगा, उसमें जब सोल्यूट डाल देंगे तब सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको हमने लिखा है टीबी। ओके, तो अब आपको क्या याद रखना है? टीबी इज ग्रेटर देन टीबी डॉट। बात समझे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इस चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करें, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टीबी इक्वल टू, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ज्यादा कौन है? टीबी, टीबी माइनस टीबी डॉट। ओके, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी डॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अच्छा हमको एक रिलेशन पता है, किससे? एक्सपेरिमेंट से। हमने थ्योरेटिकली नहीं फाइंड किया है, एक्सपेरिमेंट से एक रिलेशन पता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ओके, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, जिसको हम चेंज इन टेम्परेचर ही बोल सकते हैं, वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। हाँ, तो बच्चों हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर लिया। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है हमारा? टीबी माइनस टीबी डॉट, जिसमें टीबी क्या था हमारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी डॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमको? कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना। और आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट है हमारा केबी। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। केबी को हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या इसका नाम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो 3-4 नाम है इसके। तो इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर होता है, सोल्यूट को हमने किससे डिनोट किया? 2 से, और मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। तो इसको लिख देंगे n2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को डिनोट करेंगे W से, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? 1 से। इन केजी, ये तो ग्राम में गिवन होगा ना, ये तो ग्राम में गिवन होगा, तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। समझे? W1 में जब 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा। चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी, ये क्या है? N2 क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास ना, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो किससे डिनोट करते हैं? W2 से। तो N2 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई M2, और पहले से क्या पड़ा है हमारा? W1 इंटू 1000। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 M2। इफ आपको नाम याद करने हैं तो केबी क्या है हमारा? मोलर कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ना, या फिर कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। टू किसके लिए यूज करते हैं? सोल्यूट के लिए। W1 क्या है? मास ऑफ सोल्वेंट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो आप याद करिए, 1 हम लोग सोल्वेंट के लिए डिनोट करते हैं और 2 किसके लिए डिनोट करते हैं? सोल्यूट के लिए डिनोट करते हैं।
तो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सेम है, कौन सी हमारी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ तो बच्चों हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मींस फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो जब आप सोल्यूट ऐड कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा सॉल्वेंट था, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? टीएफ डॉट, क्योंकि प्योर है। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? टीएफ से। और इसने बोला है प्रॉपर्टी का ही नाम क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टीएफ डॉट बड़ा है किससे? टीएफ से। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और टीएफ डॉट क्या आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट, सॉरी सोलवेंट ना। टीएफ डॉट किसका है? सोलवेंट का है। और टीएफ किसका है? सॉल्यूशन का। और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर ले, कितना डिक्रीज हुआ है? डेल्टा टीएफ, बड़े में से छोटे को माइनस करिए, बड़ा कौन है? टीएफ डॉट माइनस टीएफ। ओके, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेम है। ओनली चेंज क्या हुआ है? वहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, यहां फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है। तो वहां तो फॉर्मूला था टीबी माइनस टीबी डॉट, और यहां है टीएफ डॉट माइनस टी। ओके, बाकी चीजें सेम। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी एंड डेल्टा टीएफ इक्वल टू, वहां कांस्टेंट आता था केबी, यहां कांस्टेंट आता है हमारा केएफ। ओके, केएफ क्या है? केएफ के नाम भी है कुछ, ठीक है। केएफ के 3 नाम है। फर्स्ट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसके अलावा इसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, जैसे लास्ट वाले का नाम था कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वैसे इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो मोलैरिटी को हमने मॉडिफाई किया था। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ को डिनोट करते हैं एन से। सोल्यूट के लिए हम क्या यूज करते थे? 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास के लिए W, सोलवेंट के लिए 1 इन केजी। तो 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा। ओके, देन हम आगे जा रहे थे इसमें डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ N2 मोल। मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास। तो मोल ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास को W से, बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास को M2 से, डिवाइड बाय M1 इंटू 1000। तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, 2 वैल्यू याद रखना आपको, किस किस की? केबी की एंड केएफ की। हमने बोला ये कांस्टेंट है, वाटर के लिए इनकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं। ये बाकी कोई सोलवेंट आएगा आपका एग्जाम में तो उसकी वैल्यू गिवन आएगी। फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोलुइन, इस टाइप का कोई सोलवेंट आएगा तो वैल्यू गिवन आएगी। बट इफ वाटर गिवन है तो आपको केबी और केएफ की वैल्यू याद करनी है। केबी की वैल्यू होती है 0.52 और केएफ की होती है 1.86। यूनिट के साथ याद करना, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। ओके, केबी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स एंड केएफ इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप न्यूमेरिकल से इस टाइप के आएंगे। हाँ तो बच्चों, आप वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ओके, आपके पास जो बेंजीन है उसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना है? पार्शियल नहीं बोला, वेपर प्रेशर बोला तो 0.850 बार। ओके, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड
तो नाम ही देख दिया, हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमने बोला था जब भी आपको सॉलिड सोल्यूट दिख जाए या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिख जाए, आपको क्या यूज करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या किया, 0.5 ग्राम ऐड किया, कितने में, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब ये क्या हमारा, ये हमारा सोल्यूट है कम अमाउंट में, और ये हमारा क्या है, सोलवेंट है। सोलवेंट क्या है, बेंजीन है। ओके, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। हमने भी यही बोला था, जब भी हम लोग सॉलिड सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास क्या है। अब मेरा एक फंडा याद रखो, ठीक है, कि आपको जो करना है ना वो सब सिंबल्स में करना है। मुझे लैंग्वेज ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, तो मेरे फंडे सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं P1 डॉट PS W1 W2 M1 M2, ठीक है। मैं नहीं लिखूंगा मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ ये वो, ठीक है, मैं यही यूज करूंगा। P1 डॉट क्या है हमारा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, तो फर्स्ट हमको इसमें ये ढूंढना है सोल्वेंट कौन है और सोल्यूट क्या है। सोल्वेंट तो हमको पता है बेंजीन है, ठीक है, सोल्वेंट तो क्या है, बेंजीन है। 1 क्या है हमारा, बेंजीन, क्योंकि हम 1 हमेशा सोल्वेंट को सपोज करते हैं। और 2 हमको नहीं पता है, 2 कुछ है नॉन वोलेटाइल। तो जो हमको पता है उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये वेपर प्रेशर है किसका, प्योर बेंजीन का। तो ये हमारा P1 डॉट, P1 डॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0.850 बार। ओके, देन इसके बाद ये लिखा है, ये सॉलिड का वेट है। सॉलिड मतलब सोल्यूट का, और सोल्यूट के वेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W2 से। तो W2 इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 ग्राम। ओके, देन हम बात करें इसकी सोलवेंट का भी वेट दे रखा है, कितना, 39 ग्राम। तो W1 भी गिवन है कितना, 39 ग्राम। ओके, और सॉल्यूशन का प्रेशर भी दे रखा है, PS भी गिवन है। PS इक्वल टू कितना है हमारा, 0.845 बार। और एक चीज ध्यान रखो, जिसका भी आपको नाम गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, आप उसका मोलर मास निकाल सकते हो। बेंजीन कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, तो हम M1 फाइंड कर सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद है ना, C6H6, तो इसका मोलर मास का फाइंड कर ही सकते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, 12, 6 कार्बन का मास 6 × 12। हाइड्रोजन का मास 1, तो 6 × 1 ऐड कर देंगे, 72 + 6 78 ग्राम पर मोल। ओके, अब हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था, P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 डॉट इक्वल टू N2/N1। ओ सॉरी, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए। ये मोल है ना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो चलो इसको पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। P1 डॉट माइनस PS डिवाइड बाई P1 डॉट इक्वल टू N2, मोल ऑफ सोल्यूट है ना, मोलर मास, सॉरी, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। N2 का फॉर्मूला W2/M2। N1 का क्या हो जाएगा, W1 डिवाइड बाई M1। M1 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अब वैल्यू पुट करिए आप, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके आपको सिंपली सॉल्व करना है। P1 डॉट कितना है आपका, P1 डॉट है आपका 0.850 माइनस PS की वैल्यू क्या है, 0.845 डिवाइड बाई P1 डॉट कितना है, 0.850 इक्वल टू W2 ना, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको, 0.5 ग्राम। M1 मोलर मास ऑफ सोलवेंट। मोलर मास ऑफ सोलवेंट हमने फाइंड किया कितना, 78 डिवाइड बाई M2 ही तो हमको फाइंड करना था, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ही तो फाइंड करना था। M2 हमको फाइंड करना है, M2 हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, M2 इंटू
W1 ना, W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का गिवन मास कितना था 39 ग्राम। तो चलो सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 39 2 जा 78 और 2 इंटू 0.5 1 ना, तो ये आ गया हमारा 1/m2। ओके, और इसको माइनस करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 0.005 डिवाइड बाय 0.850, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लेते हैं 170 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो M2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, M2 इक्वल टू रह गया आ गया आपका 170। मोलर मास है, यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलर मास आपका आ गया सॉलिड सोल्यूट का कितना 170 ग्राम पर मोल। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg वाटर। मुझे पता है, पढ़ते ही पता चल गया ग्लूकोज हमारा सॉलिड है, ग्लूकोज सॉलिड है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन 1 kg ऑफ वाटर इन पैन एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल एट 1.013 बार। और मुझे दूसरा वर्ड मिला बॉइल, तो मुझे पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रेशर ऐसे टाइम पास कर दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 1.013 बार है। 1.013 बार क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बस पूछ रहा है कि ये बॉइल कब होगा, इस बस इसको इतना बता रहा है, ठीक है। तो जो गिवन है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास सोलवेंट क्या है, सोलवेंट हमारे पास वाटर है। मैं हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट को सोलवेंट सपोज करता हूं। और सोल्यूट क्या है हमारे पास, सेकेंड कंपोनेंट ग्लूकोज है ना। तो चलो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इनका मास गिवन है, तो W1 हमको गिवन है। W1 कितना है, अच्छे से सोचो, सोलवेंट कितना है 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। इफ हम ग्राम में पुट करें तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय W2 क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है 18 ग्राम। और हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया हमने आपको, हमने सिखाया है कि इफ आपको किसी का नियम पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा M1 मतलब मोलर मास ऑफ सोलवेंट और मोलर मास ऑफ वाटर। दो हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, मोलर मास कितना हो गया वाटर का 18 ग्राम पर मोल। ओके, सेम आप M2 फाइंड कर सकते हैं। M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 क्या है, इसका है मोलर मास ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना, C6H12O6, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। सोल्व कर लेना आप लोग, आएगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, और एक हिडन चीज है जो आपको नहीं पता चली, मुझे पता चल गई। सोलवेंट मेरा वाटर है, मुझे Kb गिवन है। Kb इक्वल टू अपने आप पता चल जाएगा 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, हमने बोला था ना याद कर लेना है। वाटर के लिए Kb की वैल्यू कितनी होती है 0.52। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। हम फर्स्ट डेल्टा Tb फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा Tb इक्वल टू क्या हो जाएगा Kb इंटू स्मॉल m ना। और मोलैरिटी का फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। और मोल को हमने फिर से मॉडिफाई किया था। मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा टीबी आ जाएगा हमारे पास। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी की वैल्यू कितनी है 0.5। ओके, W2 मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास 18 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 180 इंटू मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट का मास कितना है 1000 ग्राम। 1000 ये 1000 से 1000 कैंसिल, 18 से कैंसिल करें, 18 में 18, 18 10 180, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.052 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो लगाना हो, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो, दोनों सेम होता है। ठीक है,
अच्छा, अब हमको क्या फाइंड करना था? हमको जो वाटर है जिसमें शुगर ऐड कर दी है उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। मतलब हमको क्या फाइंड करना है? हमको टीपी फाइंड करना है। हमको तो डेल्टा टीपी फाइंड नहीं करना। तो डेल्टा टीपी का फॉर्मूले में क्या था? टीबी डॉट था। तो हमको टीबी डॉट फाइंड करना है। टीबी डॉट आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। टीबी डॉट की वैल्यू कितनी होती है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, होता है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो हमको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में पता है। केल्विन में कितना होगा? केल्विन में चेंज करने के लिए हमने सिखाया था आपको, क्या ऐड करते हैं हम लोग? 273.15। ये 0.15 को नहीं बोलना है, ठीक है, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। इस बार इस 0.15 को नेग्लेक्ट करें तो 0.0152 तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 273.15 ऐड करते हैं। तो आप इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 373.15 केल्विन। अब आप डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगा दीजिए। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? टीबी माइनस टीबी डॉट। ओके, तो माइनस टीबी डॉट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.052। टीबी डॉट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कितना? 373.15 इक्वल टू टीबी। तो टीबी की वैल्यू हो जाएगी 373.202 केल्विन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मेन फंडा क्या है? आपको फर्स्ट देखना है सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज कौन सी यूज करनी है, गिवन मास क्या है, मोलर मास क्या है, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग में चीजें फिट करनी पड़ेगी कि टीबी क्या है, टीबी डॉट क्या है, ठीक है, M1 क्या है, M2 क्या है, N2 क्या है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मास ऑफ सोल्यूट लिख दो पूरा। आप लिख सकते हैं बट बेटर क्या रहेगा, आप पूरा लिखिए मास ऑफ सोल्यूट अंडर ब्रैकेट W1 इक्वल टू जो गिवन है, ठीक है। तो चलो, ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होगी। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.